हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 41। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 40 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आपने पढ़ा था। नील तेज कदमों के साथ ऑफिस से बाहर निकला और पार्किंग की तरफ जाने लगा। तभी उसकी टक्कर फिर से नरेन से हो गई। टकराते ही नील अभी फिर से 2 कदम पीछे हट गया। तो नील को अभी समझते बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि ये वही आदमी है जिससे वो किट्टू के बर्थडे पार्टी वाले दिन टकराया था। तो नील अभी उसे घूर कर देखने लगता है। वहीं नरेन भी नील को घूर रहा था। चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। नरेन ने अभी भी मुंह पर एक मास्क लगाया हुआ था। नील को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने अभी पॉइंट करते हुए कहा कि तुम तो वही आदमी हो ना जो मुझसे उस दिन टकराया था। नरेन ने भी अभी थोड़ा एटीट्यूड के साथ अपने दोनों हाथों को अपने पॉकेट में डाले और फिर नील को घूर कर देख कर कहा कि गलत बात है, उस दिन भी तुम ही मुझसे टकराए थे, मैं तुमसे नहीं टकराया था और आज भी तुम ही मुझसे टकराए हो। लगता है मुझसे टकराना तुम्हारा नया शौक हो गया है, पर हाँ, जब भी मुझसे टकराओगे ना तो 2 कदम पीछे ही हटोगे। तो नील ने अभी अपनी बाजुओं को फोल्ड किया और बोला कि उम्र में बड़े हो इसीलिए लिहाज कर रहा हूँ, वरना नील के सामने इतना कोई भी बोलता नहीं है। नरेन ने भी अभी थोड़ा हंसकर कहा कि सच में, तो चलो मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, देखो तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम्हारे हाथों ने मुझे छू भी लिया ना तो मैं मान जाऊंगा कि तुम नीलकंठ प्रताप सिंह हो, दिग्विजय प्रताप सिंह के बड़े पोते। तो नील को अब नरेन की बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसे गुस्से में घूरने लगता है। लेकिन इस वक्त वो बहुत ज्यादा गुस्सा निकालना नहीं चाहता था क्योंकि उसे तो अभी वीरू के दिए हुए एड्रेस पर जाना था। तो नील को अभी कहाँ पता था कि जिससे वो अभी ढूंढ रहा है वो उसी के सामने खड़ा हुआ है। तो नील ने अभी नरेन को पॉइंट करते हुए कहा कि अभी नहीं, लेकिन तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूरा करूंगा। अभी मुझे किसी काम से जरूरी से बाहर जाना है। तो नील अभी गाड़ी में बैठने लगता है। तो नरेन ने उसे रोकते हुए कहा, अपने से छोटी लड़की के साथ डेट करो ना, अपने से बड़ी लड़की के साथ क्यों डेट करते हो, समझे तुम। तो नील को अभी समझ में तो कुछ भी नहीं आया था कि आखिर वो कहना क्या चाहता है, लेकिन उसने अपने मन ही में ठान लिया था कि इस आदमी को तो वो बाद में बताकर ही रहेगा। तो नील अभी गाड़ी में बैठा और वीरू के बताए हुए एड्रेस पे चला गया। वो एड्रेस एक फ्लैट का था। तो नील अभी उस फ्लैट के बाहर खड़ा हुआ था और बेल पर बेल बजाया जा रहा था, लेकिन नरेन तो अंदर था ही नहीं। तो गेट खोलता कौन। करीब 2 घंटे का वेट करने के बाद नील नरेन के फ्लैट से बाहर चला गया और सीधा अपने घर आ गया। तो नील ने अभी जब घर में एंटर किया तो सामने अभी अवनी, सीमा और सुधीर खड़े हुए थे। तो नील ने अभी अवनी को जब देखा तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। नील ने बिना सोचे समझे अवनी के पास जाकर अपनी अवनी को अपनी गोद में उठाकर उसे गोल गोल घुमा दिया। तो नील ने भी वहां पर खड़े हुए लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं की और अवनी को अपनी बाहों में कसते हुए कहा कि कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गई तुम्हें मेरी, अब जल्दी से शादी कर लेते हैं। अवनी मुझसे ना बिल्कुल भी रहा नहीं चाहता है। क्यों दादी, सही कह रहा हूँ ना। तो दादी अभी कुछ बोलती उससे पहले ही सीमा ने कहा कि अवनी अब तुमसे शादी नहीं करना चाहती है, तुम चाहे तो अवनी से खुद ही पूछ सकते हो, हम यहाँ पर ये रिश्ता तोड़ने के लिए आए हैं। तो नील ने भी सीमा की बात को इग्नोर कर दिया और अवनी को देखकर बोला कि तुम बताओ, तुम्हें वेडिंग गिफ्ट क्या चाहिए। अवनी, कहाँ जाना चाहती हो तुम घूमने के लिए, अभी बता दो, वरना रुद्र बाद में ऑफिस से छुट्टी नहीं देगा मुझे। तो सीमा ने अभी फिर से नील को देखते हुए कहा कि नील, शायद तुम्हें सुनाई कम देने लगा है क्या, मैंने कहा कि अवनी तुमसे शादी नहीं करना चाहती है, हम यहाँ पर ये शादी तोड़ने के लिए आए हैं। तो नील ने अभी भी सीमा की नहीं देखा और उसकी बातों को इग्नोर करते हुए हाथ उठाकर उन्हें बोलने के लिए रोक दिया। तो नील ने अभी अवनी को देखकर कहा कि क्या ये सच है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। अवनी ने अभी 2 महीने बाद नील को देखा था, वो तो बस नील में खो ही गई थी। लेकिन जब नील की आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। नील ने अभी अवनी को छोड़ दिया, लेकिन नील अभी बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ था। नील ने कहा कि जब शादी तोड़ने आई हो तो जाओ यहाँ से, खड़ी क्यों हो यहाँ पर। तो अवनी ने भी नील को देखा और अवनी नील के गले लगकर बहुत ज्यादा रोना चाहती थी। नील को वो रो रो कर सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन सैंकी और सीमा ने उसके दिमाग में गोबर भर दिया था, उसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था। तो अभी अवनी नम आंखों से वहां से चली गई। तो सीमा और सुधीर भी अभी उसके पीछे पीछे वहां
वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही नील के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। तो नील ने कहा कि देखा दादी, सीमा आंटी अपनी चतुराई से बाज नहीं आएंगी। इस औरत को अपनी बेटी की खुशी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। तो अवनी के आंसू अभी से बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तभी शुभ और रुद्र ने भी घर में एंट्री ले ली। तो रुद्र ने कहा कि अवनी आ गई दादी, चलो इन दोनों की शादी की तैयारियां करो। मैंने ना अभी उसे बाहर जाते हुए देखा है, पर काफी उदास लग रही थी। क्या बात है दादी? तो दादी ने अभी डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए कहा कि शादी करने के लिए नहीं आई है, वो नील का दिल तोड़ने के लिए आई थी। लेकिन नील का दिल भी काफी ज्यादा सख्त है, उससे टूटा ही नहीं। तो अवनी को भी क्या पता था कि उसने कितने ठीक इंसान से शादी करने के लिए सोची है। तो दादी की बात सुनकर अभी नील के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई थी। तो नील ने कहा कि दादी, आपने देखा ना, अवनी कुछ बोलती है, उसकी आंखें कुछ बोलती हैं। तो दादी ने भी अभी प्लेट सीधा करते हुए कहा कि हाँ भाई, प्यार तो तुमने ही किया है ना, हमने तो संजय के पिताजी के साथ बस झकी ही मारी है। आंखें पढ़ना तो बस तुम्हें ही आता है, हमें तो कुछ भी नहीं आता है ना। मुझे तो बस आंखों में बस अभी दवाई डालना ही आता है ना। तो रुद्र ने भी दोनों का हाथ फैलाकर कहा कि हुआ क्या है यहाँ पर, मुझे तो कुछ बताओ। तो नील ने कहा कि सीमा आंटी अपनी चालाकियों से बाज नहीं आएगी। उन्होंने अवनी का ब्रेन वॉश कर दिया है और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती है। तो रुद्र ने अपना गर्दन नाम में हिलाई और बोला कि दादी ने अभी फ्रेश होकर मैं अभी आता हूँ, फिर बात करते हैं। तो नील अभी गार्डन में आ गया था जहाँ पर जय खड़ा हुआ था। नील ने जय को बुलाकर कहा कि जय यार, अवनी ने शादी के लिए मना कर दिया है। तो जय भी काफी ज्यादा उदास होकर बोलता है, ओ माय गॉड सर, ये तो बहुत गलत हुआ है, अब आप क्या करेंगे? तो सर अभी आप दिल छोटा मत कीजिए, आप ना बहुत ज्यादा हैंडसम है, डैशिंग है, गुड लुकिंग है, आपको अवनी मैम से ज्यादा अच्छी लड़की भी मिलेगी। तो नील को अब जय की बातों पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और उसने जय की गर्दन पकड़कर कहा कि साले, पता कर क्यों मना कर रही है वो, ज्यादा एडवाइस मत दे, समझा? अच्छी लड़की मिलेगी, बताऊं तुझे, अभी मुझे ना अवनी ही चाहिए, पता करके बता कि हुआ क्या है। तो जय ने अभी अपनी गर्दन छुड़ाते हुए कहा कि जी सर, अभी जाकर पता करके बताता हूँ आपको, आप मुझे छोड़िए तो पहले। तो नील ने कहा कि 2 से 3 दिन में मुझे सारी चीजें पता करके बता दे, समझा? तो जय ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और नील अंदर चला गया। तो सब अभी डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे, लेकिन सौम्या वहां पर नहीं थी। सौम्या अपने कमरे में रो रही थी और लगातार नरेन को याद कर रही थी। सौम्या ने खुद से कहा कि आप कब आओगे, कब आओगे आप, मैं मर जाऊंगी, तब आओगे क्या? मुझसे अब और भी नहीं रहा जाता है, जल्दी आ जाओ ना नरेन प्लीज। इधर दूसरी तरफ नरेन, जो अपने फ्लैट की बालकनी में आंखें बंद किए हुए खड़ा हुआ था और उसने अचानक से अपनी आंखें खोली और बोला कि आ रहा हूँ, बहुत जल्द आऊंगा, तुम मेरी थी, मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। इधर सब अभी डिनर कर रहे थे और शुभ को आज नील की हालत पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। शुभ बिल्कुल भी हंस नहीं रहा था, लेकिन नील समझ गया था कि शुभ अभी उस पर ही हंसना चाहता है। तो नील ने भी शुभ के सिर पर मार कर कहा कि हंस ले हंस ले, अब तो तुझे अच्छा ही लग रहा होगा ना, मजा आ गया होगा तुझे। कमीने, तेरा श्राप लगा है मुझे, अच्छा खासा शादी हो रही थी मेरी, लेकिन नहीं नहीं, विघ्न पड़ गया है मेरी शादी में। सबने अभी डिनर कर लिया था और अपने अपने कमरे में चले गए थे। रुद्र अभी स्टडी रूम से अपने कमरे में काम खत्म करके अपने कमरे में गया तो किट्टू अभी स्टडी कर रही थी। तो किट्टू भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट के साथ अपना काम कर रही थी। तो रुद्र ने अभी उसे देखा और मन ही मन कहा कि पता नहीं ये अपने दिल की बात मुझे कब बताएगी, बताती क्यों नहीं हो तुम मुझे, क्यों अंदर ही अंदर राज छुपाए बैठी हो किट्टू, पता नहीं कब मुझे तुम अपना हम राज बनाओगी। तो रुद्र अभी किट्टू के पास धीरे धीरे गया और एक ही झटके में उसे अपनी गोद में उठाकर बोला कि क्या कर रहा है मेरा लिटिल खरगोश, इतना ज़्यादा शांति से क्यों बैठा है? कभी कभी तो पति पर भी ध्यान दे देते हैं ना, हमेशा तो काम ही करते हैं। तो किट्टू तो अभी रुद्र को हैरानी से देख रही थी, जैसे कहना चाहती हो कि मैं अभी काम करती हूँ, मैं बिजी रहती हूँ, आप ज़्यादा बिजी रहते हो, मैं नहीं, आप मुझे टाइम नहीं देते हो, मैं तो आपको हमेशा टाइम देती हूँ। रुद्र ने एक मुस्कान के साथ कहा, हाय मेरा लिटिल खरगोश, ऐसे मत देखो, मानता हूँ कि मैं बिजी रहता हूँ, लेकिन अब तो फ्री हो गया हूँ ना।
तो रुद्र ने अभी किट्टू को बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आकर कहा कि अब ये टाइम मेरा है, तो मेरा टाइम अब तुम पूरी तरह से मेरी हो चुकी हो। तो रुद्र ने भी अगले ही पल किट्टू के होठों पर अपने होठ रख दिए थे। तो किट्टू अभी रुद्र को घूर कर देख रही थी और दूर कर रही थी। रुद्र दूर होकर बोला, क्या हुआ किट्टू, करने दो ना, कौन सा रोज तुम्हारे करीब आता हूँ। तो किट्टू ने अभी इशारों में कहा कि पापा का कुछ पता चला क्या। तो रुद्र ने अभी किट्टू के दोनों हाथ बेड से लगाकर कहा कि पता चल जाएगा, फिलहाल मुझे अभी अपनी किट्टू चाहिए। इतना कहकर रुद्र अभी फिर से अपने होठ किट्टू के होठों से जोड़ देता है और उसे किस करने लगा। तो किट्टू ने भी फिर से रुद्र को थोड़ा सा दूर किया और इशारों में कहा कि प्लीज़ जल्दी ढूंढिए ना पापा को, मम्मा आज भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो रुद्र ने भी किट्टू के गर्दन पर किस करते हुए कहा कि अगर तुम मुझे प्यार नहीं करने दोगी ना तो मैं भी अभी रोऊंगा, बहुत ज़्यादा रोऊंगा। प्लीज़ किट्टू थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दो ना मुझे, वादा करता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर नरेन तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तो किट्टू ने अभी गुस्से में रुद्र को देखा, जैसे कह रही हो कि आप मेरे पापा का नाम क्यों लेते हैं। तो रुद्र ने अभी किट्टू के माथे को किस करके कहा कि अच्छा बाबा सॉरी मिस्टर राठौड़, अब ठीक है ना। तो किट्टू ने भी अभी थोड़ा नाराज होते हुए इशारे में कहा कि आप मेरे पापा को पापा क्यों नहीं कहते हैं और मेरी मम्मा को मम्मा भी नहीं कहते हैं। तो रुद्र अभी एकदम से बैठ गया और उसने किट्टू को अपनी गोद में बैठाते हुए कहा कि मुझे ना जोर पड़ता है, मुझसे नहीं कहा जाता है, मैं नहीं कह पाऊंगा किट्टू, मैंने कोशिश बहुत की थी मिस पुरोहित को मम्मा कहने की, लेकिन कह नहीं पाया। मिस्टर राठौड़ को भी मैं पापा नहीं कह पाऊंगा, प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो किट्टू, मेरा एटीट्यूड मेरे आगे आ जाता है, मैं क्या करूं। तो किट्टू ने भी छोटी आंखें करके थोड़ा इशारे में कहा कि शुभ भैया भी तो कहते हैं ना, उन्हें तो कोई एटीट्यूड नहीं है, वो तो पागल है, जैसे मिस पुरोहित को इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं ना। तो रुद्र ने अभी किट्टू के गाल से गाल रगड़ कर कहा कि किट्टू अभी कुछ और बोल पाती उससे पहले ही रुद्र ने अपने होंठ किट्टू के होंठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। तो किट्टू भी अब धीरे धीरे करके रुद्र की किस में खो रही थी। रुद्र ने भी किट्टू को ऐसे 1 घंटा ही परेशान किया और फिर उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। इधर दूसरी तरफ नरेन जो अपने फ्लैट में बैठा हुआ था और कुछ पेपर्स चेक कर रहा था। तो नरेन ने भी पेपर्स चेक किए और खुद से ही कहा कि सोमनाथ राठौड़, मेरे सो कॉल्ड भाई, अब मैं वापस आ रहा हूँ, अब तुम्हें मेरे साथ किए हुए हर एक जुल्म का हिसाब देना ही होगा। जिस पैसे के लिए तुमने खून के रिश्ते का भी खून कर दिया था ना, अब तुम्हें उस प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा मुझे देना होगा। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ सह लिया है, मेरे बच्चे मुझसे दूर रहे, मेरी सौम्या मुझसे दूर हो गई। 12 साल छुप रहा हूँ मैं, अब नहीं छुपूंगा, मेरा वनवास खत्म हो गया है सोमनाथ। रात के 11 बजे का समय था। नील निहाल के विला में सामने खड़ा हुआ था। तो निहाल अभी बाहर आया और नील से बोला कि यहाँ पर क्यों खड़ा है तू और यहाँ पर क्यों आया है, अवनी ने शादी करने के लिए मना कर दिया है ना, अब तू यहाँ पर क्या कर रहा है, जा जा यहाँ से, मेरी नींद अब खराब कर दी तूने। तो नील ने भी एक साइड से अपनी बाहें निहाल की गर्दन में लपेट कर उसे दबाते हुए बोला कि क्या क्या बोला साले तू, तेरी बकवास खत्म हो गई हो तो तू मुझे मेरी अवनी से मिला दे एक बार, समझा। तो निहाल ने भी अपनी गर्दन से अभी नील का हाथ हटाते हुए कहा कि सीमा जी को पता चल गया ना तो मुझे भी इस घर से निकलवा देंगी यार, मैं नहीं मिलवाने वाला तुझे अवनी से, जा यहाँ से। तो नील बोलता है कि सोच ले, तेरा रिसेप्शन भी मेरे ही हाथों में है, अगर तूने मुझे अवनी से नहीं मिलवाया ना तो भूल जा कि तेरी कबूतरी भी तुझे मिलेगी, तेरी कबूतरी का उड़कर यहाँ से आने नहीं दूंगा मैं। तू भी जानता है कि मैं अगर नव्या को कसम दे दी ना मैंने तो तेरी शकल भी नहीं देखेगी वो। तो निहाल को अब थोड़ा सा गुस्सा आ गया और उसने नील को घूर कर देखकर कहा, साले कुत्ते कमीने, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे ऐसे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे शर्म नहीं आती, जीजा हूँ जीजा तेरा। तो नील ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी। अगले ही पल अभी निहाल के विला के गार्डन में नील जो सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ जा रहा था और निहाल उसे नीचे से सीढ़ी पकड़े हुए था। तो निहाल अभी जानबूझकर सीढ़ी हिलाते हुए बोलता है कि अबे सोच क्या रहा है, अगले साल अंदर जाएगा क्या, जल्दी जा।
तो नील ने कहा कि अबे जा तो रहा हूँ, लेकिन तू सीढ़ी मत हिला वरना मैं गिर जाऊंगा और मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। तो निहाल भी अभी दांत पीसते हुए बोलता है कि अगर तूने मेरा रिसेप्शन नहीं करवाया ना तो देख ले, तेरी और अवनी की मैं ये आखिरी मुलाकात होगी, समझा। नील बोलता है कि टेंशन मत ले, नव्या को तुझे ही देंगे। इतना कहकर अभी नील अवनी के कमरे में चला जाता है। तो अवनी के कमरे में अभी काफी ज्यादा अंधेरा था, हल्की सी येलो लाइट जल रही थी। तो नील ने भी अवनी को देखा तो बस उसे देखता ही रह गया। उसका मासूम सा चेहरा भी नील कितने दिनों बाद देख रहा था। तो नील अभी अवनी के पास लेट गया। तो नील ने भी अवनी का चेहरा देखा तो उसे समझ आ गया था कि अवनी काफी ज्यादा रोकर सोई है। तो नील ने भी नोटिस किया था कि अवनी ने उसके कपड़े की पहने हुए थे और उसके सिरहाने के आसपास भी उसके ही कपड़े बिखरे हुए थे। तो नील ने भी अवनी के माथे को चूमकर कहा कि मेरी चोरनी, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम मुझे नहीं बता सकती हो पर मुझसे शादी तोड़ सकती हो? ऐसा भी क्या हो गया है जो तुम मुझसे शादी तोड़ने पर मजबूर हो गई हो अवनी? तो नील ने भी अवनी का फोन ढूंढा और उसे थोड़ी सी मेहनत के बाद ही नील के हाथ अवनी का फोन लग गया था। तो नील ने देखा अभी अवनी का फोन लॉक था। तो नील के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। उसने फोन को लॉक खोलने के लिए पासवर्ड डाला, अवनी लव्स नील। फोन का लॉक तुरंत ही खुल गया। तो नील ने भी शैंकी की भेजी हुई वो वीडियो देख ली थी। जैसे जैसे अभी वीडियो चल रही थी तो नील का पारा एकदम से बढ़ रहा था। तो नील ने भी वीडियो देख लिया था और फिर अवनी के चेहरे को देखकर कहा कि तुम मेरी चोरनी इसीलिए मुझसे शादी नहीं करना चाहती है, शायद इस वीडियो को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई है कि मैं उसे छोड़ दूंगा। तो नील ने भी अवनी का फोन साइड में रखा और उसके बराबर में आकर लेट गया। नील ने भी अवनी के माथे को चूमकर कहा कि बहुत रोली तुम अवनी, अब ये शैंकी रोएगा, तुम नहीं। नील ने भी अवनी के बराबर में ही लेट कर सो रहा था। उसे कब नींद आ गई इसे पता ही नहीं चला। तो नील भी तो अभी सारा दिन ऑफिस में काम ही करता था, उसे भी सुकून के 2 घंटे चाहिए थे सोने के लिए, जो आज उसे अवनी के पास ही आकर मिलते थे और आज वो फाइनली मिल गए थे। इसीलिए नील भी जल्दी सो गया, बिना ये सोचे समझे कि नीचे निहाल उसका इंतजार कर रहा है। नीचे निहाल वेट करता करता काफी ज्यादा थक गया और निहाल ने नील को न जाने कितने फोन कर दिए थे, लेकिन नील का फोन अभी साइलेंट पर था। तो निहाल ने भी दांत पीसते हुए कहा कि साले सुबह बताऊंगा तुझे, अभी तो तू जाकर कमरे में सो गया है ना, बहुत बड़ा आशिक है ना, अपनी बहन को तो विदा नहीं कर रहा है और मेरी बहन को छोड़ नहीं रहा है साले। करीब सुबह के 6 बजे अभी नील की आंखें खुलती हैं। तो नील के सामने अभी अवनी का खूबसूरत सा चेहरा था, जिसे देखकर नील के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। नील ने अवनी के गालों पर किस करके उसे धीरे से कहा कि गुड मॉर्निंग मेरी चोरनी। तो अवनी तो अभी भी काफी गहरी नींद में सो रही थी। नील को अभी अगले ही पल एहसास हुआ कि वो तो अवनी के कमरे में है। तो नील अभी झटके से खड़ा हुआ और उसने बालकनी में झांक कर देखा तो वहां पर सीढ़ी नहीं थी और ना ही निहाल था। तो उसे काफी ज्यादा हैरानियत होने लगती है। तो नील ने भी अपना फोन चेक किया, जिसमें भी निहाल ने न जाने कितने मिस्ड कॉल कर दिए थे। तो नील ने भी परेशान होकर अपना फोन माथे पर मारा और बोला कि अब तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्या करूं मैं यार मैं। नील ने थोड़ा सा हिम्मत करके निहाल को फोन किया। तो निहाल ने भी एक ही रिंग में फोन रिसीव कर लिया था। तो नील ने भी बड़े ही प्यार से कहा कि भाई कहाँ पर है तू, बड़ी जल्दी फुर्सत मिल गई तुझे पूछने की कि मैं कहाँ पर हूँ। तो निहाल ने भी अभी टोन मारते हुए ये कहा। तो नील ने भी फिर से बहुत ही प्यार से कहा कि यार प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से निकाल देना, अवनी उठने वाली होगी, प्लीज मान जाना। तो निहाल अभी इस वक्त जिम में था। निहाल अभी ट्रेडमिल पर चलते हुए बोला कि आज तो बहुत ज्यादा प्यार बरस रहा है मुझ पर, क्या बात है, तुझे इतना ज्यादा प्यार से बात करते हुए ना मुझे से थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है। तो अब निहाल की बात से नील काफी ज्यादा इरिटेट होने लगा। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा कि साले कुत्ते चुपचाप से यहाँ आ जा, अगर मैं फंस गया ना तो कभी भी नव्या की विदाई नहीं करूंगा, समझा। आ रहा है ना कंजर, एक बार मेरी नव्या इस घर में आ जाए फिर ना मैं सबसे पहले तेरा ही इस घर में आना बैन करूंगा। निहाल अभी जिम से निकलकर सीधा गार्डन में आ गया था, ये सोचते हुए, और सीढ़ी लगाकर नील को नीचे उतारता है। नील नीचे उतर गया और निहाल से बोला कि यार ये शैंकी कौन है। तो निहाल बोलता है कि यार कुछ नहीं, बस अवनी का कनाडा का एक फ्रेंड है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एक नंबर का बिगड़ा हुआ लड़का है, ड्रग्स, लड़कियां और अडल्ट पार्टियां उसे पसंद है। तो लेकिन तू ये क्यों पूछ रहा है। तो नील बोलता है कि यार शैंकी अवनी को ब्लैकमेल कर रहा है, खैर अभी चलता हूँ, बाकी बातें बाद में करूँ।
करूँगा। तो नील अभी वहाँ से चला गया और निहाल भी वापस से अपनी जिम में चला गया। तो नील और सौम्या भी दोनों ही शॉपिंग करने के लिए मॉल में आ गए थे। तो नील को अभी अपने लिए शॉपिंग करनी थी, तो क्योंकि उसके आधे से ज़्यादा कपड़े तो उसकी चोरनी के पास ही थे। वैसे भी नील ने अवनी से शादी करने का प्लान बना ही लिया था, इसीलिए उसे भी काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करनी थी। तो अभी सब काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, इसीलिए वो सौम्या को लेकर मॉल में आ गया था, ताकि सौम्या का भी मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। नरेन भी उसे शॉपिंग मॉल में ही किसी काम से आया था। तो नरेन ने अभी नील और सौम्या को जब साथ में देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। तो नरेन ने भी गुस्से में खुद से कहा कि इस नील को मैं कितना भी समझा लूं, लेकिन इसे समझ में नहीं आएगा, ये तो बस सौम्या के आसपास ही मंडराता रहता है। तभी नील ने एक साड़ी सौम्या के लिए सेलेक्ट की और बोला कि मिस पुरोहित, आप इसे ट्राई कीजिए ना, आप इसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत लगोगी। तो सौम्या को अभी नील का साथ काफी ज्यादा अच्छा लगता था, तो सौम्या ने भी मुस्कुराकर वो साड़ी ले ली और उसे ट्रायल रूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। तो सौम्या भी जैसे ही ट्रायल रूम में अंदर गई तो उसने अपनी साड़ी का पल्लू हटाया भी नहीं था कि फिर से उसे वही मास्क मैन दिखाई देता है। तो सौम्या ने अभी जल्दी से खुद को कवर किया और हैरानी से उसे आदमी को देखने लगती है। तो नरेन जो सौम्या को ही देख रहा था, तो नरेन ने अभी मन ही मन खुद से कहा कि सौम्या, आज भी उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत हो तुम जितनी 20 साल पहले थी। आज भी उतनी ही ज़्यादा मासूम, उतनी ही ज़्यादा शर्मीली और उतनी ही ज़्यादा प्यारी। ऐसा लगता है जैसे उम्र ने अभी भी सौम्या को छुआ नहीं है। आज भी सौम्या एक ही आहट से डर जाती है। तो मास्क मैन को देखकर अभी सौम्या का दिल फिर से तेज तेज धड़कना लगता है। धड़कन तो जैसे रुक गई हूँ, जो उसकी आंखों में पानी आ गया था। सौम्या ने जल्दी से ट्रायल रूम के बाहर जाने की कोशिश की, तो नरेन ने अभी उसे पकड़कर अपनी तरफ घुमा दिया और दीवार से लगा दिया। तो सौम्या की सांसें एकदम से रुक गईं। सौम्या के धड़कते हुए आंसुओं के साथ बोलती है कि प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। तो नरेन ने भी अपना चेहरा सौम्या के बालों में छुपा लिया और बोला कि तुम उस नील को क्यों नहीं छोड़ देती सौम्या। सौम्या ने घबराते हुए कहा कि मेरा नील के साथ कुछ भी रिश्ता नहीं है। नरेन बोला कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो तुम हमेशा उसके साथ ही होती हो। इतना अच्छा लगता है तुम्हें वो क्या कि तुम दोनों हमेशा एक ही साथ में रहते हो। तो मास्क मैन के अभी इतने ज़्यादा करीब होने से सौम्या की तो आवाज़ उसके गले में ही रह गई। तो सौम्या के दिल की धड़कनें अभी स्पीड के साथ भाग रही थी। सौम्या ने थोड़ा महसूस किया कि मास्क मैन उसे पकड़कर उसे ढीला कर रहा है। तो सौम्या ने भी जल्दी से नरेन के हाथ पर काटा और फिर ट्रायल रूम से बाहर चली गई। सौम्या के जाते ही नरेन के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई थी। तो नरेन ने भी अपना हाथ चूम लिया जहां पर सौम्या ने उसे भी काटा था। तो सौम्या जो घबराती हुई नील के पास आई की बोली कि मुझे अभी शॉपिंग नहीं करनी है, घर जाना है, चलो ना घर चलते हैं। तो नील बोलता है कि मिस पुरोहित, आप ठीक तो है ना, क्या हुआ है, आप इतना ज़्यादा घबरा क्यों रही हैं, आप इतना ज़्यादा क्यों घबरा रही हो और ऐसे भाग क्यों रही हैं। तो सौम्या ने भी अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए कहा कि कुछ नहीं नील, बस अब घर चलने का मन कर रहा है, चलते हैं ना, बहुत देर से यहाँ पर आ चुके हैं हम। तो नील अभी समझ गया था कि सौम्या इस वक्त किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो नील ने अभी कहा कि ठीक है चलिए घर चलते हैं। तो नील और सौम्या अभी पार्किंग में आ गए थे। तो नील की गाड़ी के सामने अभी नरेन के हाथ बांधे हुए खड़ा हुआ था। तो नरेन के चेहरे पर अभी भी मास्क लगा था। नील ने नरेन को देखा तो समझ गया था कि ये वही आदमी है। नील ने अभी शॉपिंग बैग सौम्या को पकड़ाया और सीधा जाकर नरेन के एक पंच मार दिया और ये शायद नील की सबसे बड़ी गलती थी। तो उसने अभी नरेन को गुस्सा दिला दिया था। नरेन जो नील के पंच से 2 कदम पीछे हट गया था। तो नरेन ने भी अपनी कलाई घुमाते हुए कहा कि बच्चे, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नरेन ने अभी एक के बाद एक नील के 3-4 पंच जड़ दिए थे। तो नील अभी जमीन पर पड़ा हुआ था और कराह रहा था। तो नील ने भी अपने गाल पर हाथ रखकर मन ही मन खुद से कहा कि यार, ये तो सच में मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसने तो मिस पुरोहित के सामने मेरी बेइज्जती कर दी है। सौम्या भागकर अभी नील के पास आई और बोली कि नील, नील, ये आदमी अच्छा नहीं है, प्लीज घर चलो। सौम्या अभी अपनी साड़ी के पल्लू से नील की चोट को साफ कर रही थी, जिसे देखकर नरेन का खून अब और भी ज्यादा फूंक रहा था।
तो नरेन के हाथ बांधकर बोलता है कि और पिटना है या फिर इच्छा पूरी हो गई है तुम्हारी, तो अब तुम जा सकते हो। तो नील को अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उठकर दोबारा से मारने लगता है, लेकिन इस बार भी सौम्या ने नील का हाथ पकड़कर कहा कि प्लीज नील चलो यहाँ से, मुझे ना कोई भी झगड़ा नहीं चाहिए, प्लीज चलो अभी के अभी यहाँ से। तो नील बोलता है कि देख लूंगा तुम्हें। फिर उसने अभी सौम्या से कहा कि मिस पुरोहित प्लीज शांत हो जाइए और हम घर चलते हैं। सौम्या और नील दोनों ही गाड़ी की तरफ आने लगते हैं। तो सौम्या ने डर के मारे अभी एक बार भी नरेन की तरफ नहीं देखा था, जबकि नरेन की नजरें तो अभी सौम्या से हट ही नहीं रही थी। सौम्या अभी गाड़ी के बाहर देख रही थी और नील जो गाड़ी चलाता हुआ मन ही मन सोच रहा था कि आज तो मिस पुरोहित के सामने तगड़ी वाली बेइज्जती हो गई है। आखिर मिस पुरोहित क्या ही सोच रही होंगी मेरे बारे में। ओ शिट। तो नील ने अभी गुस्से में स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारा और सौम्या का ध्यान जो नील पर नहीं था, वो तो बस बार बार अभी उस आदमी के बारे में ही सोच रही थी। नरेन अभी जिस तरीके से सौम्या को देखता था तो सौम्या अभी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती थी। वैसे तो सौम्या का ये एहसास नया नहीं था, लेकिन उसे बिल्कुल भी कंफर्म नहीं था कि वही मास्क मैन ही उसका नरेन है। तो सौम्या ने अभी मन ही मन सोचा कि कहीं वो नरेन तो नहीं है, लेकिन अगर वो नरेन है तो ऐसे छुप क्यों रही है मुझसे, सामने क्यों नहीं आते हैं वो मेरे। अगर वो नरेन होते तो मेरे सामने जरूर आ जाते। वो नरेन नहीं हो सकते। मुझे तो कोई भी साइको लगता है, वो कोई पागल है जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। पागल कहीं का, देखता भी तो ऐसे ही है जैसे अभी खा जाएगा मुझे। अगर नरेन होते तो शायद साइको को जान से ही मार देते। तो रुद्र अभी ऑफिस में बैठा हुआ था और कुछ काम कर रहा था कि तभी वीरू उसके कैबिन में हाफता हुआ आता है। रुद्र ने अभी वीरू को देखा तो उसे गुस्सा आ गया था, क्योंकि वीरू ने अभी बिना परमिशन लिए ही कैबिन का गेट खोल दिया था। तो रुद्र ने अभी गुस्से में कुछ बोलता उससे पहले ही वीरू बोल पड़ता, सॉरी सर, मैं ना बिना परमिशन के ही अंदर आ गया, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी जो मुझे बिना परमिशन लिए ही अंदर आना पड़ा। तो रुद्र अभी वीरू के जवाब से कुछ थोड़ा सा संतुष्ट हो गया और बोला कि कहो क्या बात करनी है तुम्हें। सर, सोमनाथ के बारे में एक अजीब सी बात पता चली है जिस पर यकीन नहीं होता है, लेकिन ये बात सच है क्योंकि मैंने कई बार इस बात को कंफर्म करवाया है। तो वीरू अभी बहुत बुरी तरह से हाँफ रहा था। तो रुद्र ने अभी उसे इशारों में बैठने के लिए कहा तो वीरू अभी वहां पर बैठ जाता है। तो रुद्र ने कहा कि रिलैक्स हो जाओ और फिर आराम से बताओ कि आखिर क्या पता चला है और क्या बात है सोमनाथ के बारे में। करीब 5 मिनट रिलैक्स करने के बाद वीरू बोलता है कि सर, आज से करीब 15 से 16 साल पहले सोमनाथ का एक चांडाल नाम के आदमी के साथ कुछ लिंक था। चांडाल शहर में या फिर गोवा में नहीं रहता है, बल्कि जंगलों में ही रहता है। आपको सुनकर बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन वो तंत्र मंत्र की विज्ञा करता है, वो काला जादू करना जानता है। और रुद्र ने बीच में ही बोला कि व्हाट रबिश, काला पीला जादू ये सब नहीं हो सकता। तो वीरू बोलता है कि सर, मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन मैंने ये सब बात कई बार कंफर्म करवाई है कि सोमनाथ का चांडाल के साथ कुछ तो लिंक था। और आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि चांडाल नरबिल देता है। सर, मैंने कंफर्म किया है कि सोमनाथ आजकल चांडाल से मिलने जंगलों में ही जाता है। सर, मैंने पीछा भी करवाया था, लेकिन एक जगह पर आकर सोमनाथ गायब हो जाता है। सर, मुझे ना पूरी बात तो नहीं पता चली है, लेकिन मैं श्योर कह सकता हूँ कि अगर नरेन राठौड़ का पता चल जाएगा तो शायद वो चांडाल और सोमनाथ की गुत्थी हमें सुलझा कर दे सकता है। तो रुद्र भी टेंशन में कैबिन के चक्कर लगाने लगता है और बोलता है कि वीरू, तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज के टाइम में ये कौन नरबिल देता है और कौन भूत प्रेत और तंत्र मंत्र पर विश्वास करता है। तो वीरू बोलता है कि सर, ये बात झूठ है कि सच, इस बात पर तो कंफर्म नहीं है। सिर्फ नरेन राठौड़ ही कर सकता है, क्योंकि नरेन राठौड़ अपने भाई की रग रग से वाकिफ है। उसे जरूर पता होगा कि सोमनाथ का चांडाल के साथ क्या कनेक्शन है और क्या नहीं। तो नरेन राठौड़ को अभी ढूंढते हैं, जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढो, रुद्र ने थोड़ा गुस्से में कहा। इधर दूसरी तरफ नील और सौम्या जो अभी प्रताप हाउस पहुंच गए थे। तो सौम्या भी बिना नील की तरफ देखे ही गाड़ी से उतरी और घर के अंदर चली जाती है। तो नील भी अभी गुस्से में जिम में चला गया और नील ने अपनी टी शर्ट उतारी और गॉगल्स पहन लिए और फिर नील अपना सारा गुस्सा उस पंचिंग बैग पर निकालने लगता है। तो नील अभी बार बार नरेन का पंच मारना याद कर रहा था और नील जो नरेन का सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर निकाल रहा था। नरेन ने भी नील को एटीट्यूड के साथ एक ही झटके में खत्म कर दिया था। नील का इस बात पर बहुत ज्यादा घमंड था कि उसे कोई भी पंच नहीं मार सकता था
और गलती से भी मार दिया तो उसका हाथ उसके धड़ में नहीं रहता था। लेकिन नरेन ने भी नील को पंच मार कर जमीन में गिरा दिया था, जिसकी वजह से नील को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सारा गुस्सा अभी पंचिंग बैग पे ही निकाल रहा था। तो नील अभी पूरा पसीने पसीने हो चुका था, लेकिन रुका नहीं था। तो शाम से रात हो चुकी थी, लेकिन नील अभी भी नहीं रुका था। शाम को जब रुद्र और शुभ घर आए तो उन्होंने नील को वहां पर नहीं देखा। तो शुभ अभी नील को ढूंढता हुआ जिम में चला जाता है। तो नील अभी इस वक्त अपने बॉक्सर्स में ही था और फिर पसीने की वजह से उसने अपनी पैंट भी निकाल दी थी। तो शुभ ने अभी नील को देखा और सीटी मारी और गाना गुनगुनाने लगा, चड्डी पहनकर फूल खिला है, फूल खिला है। तो नील ने अभी पंचिंग बैग को मारते हुए कहा कि शुभ जा यहाँ से, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो शुभ ने अभी थोड़ा एटीट्यूड के साथ अपने पॉकेट में हाथ डाले और फिर सीटी मारते हुए फिर से गाना गुनगुनाया, मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन। अगले ही पल अभी शुभ ने पंचिंग बैग को पकड़ लिया और बोला कि क्या हुआ है भैया, किसका गुस्सा किस पर निकाल रहे हो आप। तो नील ने भी इरिटेट होकर कहा कि शुभ जाना यार यहाँ से, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, ऐसा ना हो कि गुस्से में तुझे ही मैं उल्टा सीधा बोल दूँ, जा यहाँ से। तो शुभ ने भी मुस्कुरा कर फिर से गाना गुनगुनाया, हाय हाय मेरी कोकला छपा की जुम्मे रात आई, जो भी आगे पीछे देखे उसकी शामत आई रे। नील ने भी गुस्से में शुभ को एक पंच मारा, लेकिन शुभ अभी भी वहां से हट नहीं गया था। शुभ ने फिर से मुस्कुरा कर पूछा, अरे बताओ ना हुआ क्या है, क्या पता मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं भैया। तो नील ने अभी अपने गगल्स उतारते हुए कहा कि तुझे पता भी है आज मैं उस मिस पुरोहित के साथ उफ तेरी मम्मी जी के साथ शॉपिंग करने मॉल गया था और वहां पे मैं एक आदमी से टकरा गया और तुझे ना जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि उस आदमी ने मुझे लगातार 3 से 5 पंच मार दिए यार। तो शुभ अभी थोड़ा गुस्से में बोलता है कि अबे किसकी मौत आ रही थी, जिसने आपको हाथ लगाया, मुझे बताइए कि कौन है आखिर वो, अभी जाकर उसे बताता हूँ। तो नील ने अभी शुभ के गले में अपना हाथ डालकर उसे दबाते हुए कहा कि साले मैं तुझसे बड़ा हूँ, शरीर में भी मजबूत हूँ, उसने जब मुझे 3 से 4 पंच मार दिए तो तू तो जरा सी सोच, तू तेरा तेरा तो वो चटनी बना देगा। तो नील अभी एकदम से खड़ा हो गया और टॉवल से अपना चेहरा साफ करने लगा। तो अभी शुभ ने अपने कमर पर हाथ रखकर उससे पूछा कि आखिर वो है कौन भैया। नील ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा कि तेरा ससुर है, मुझे क्या पता कौन है वो यार, पर जो भी है बंदा बहुत ज्यादा मजबूत है, उससे लड़ना आसान नहीं होगा हमारे लिए, लेकिन हाँ अपने दिल की तो मैं जरूर निकाल कर रहूंगा, उस पर मारूंगा जरूर उसे, चाहे कुछ भी हो जाए। शुभ बोलता है कि अच्छा चलिए फिलहाल के लिए डिनर करते हैं, चलिए भैया बाद में अपनी भड़ास निकाल लेना मेरे ससुर पर, चलिए अब। शुभ अभी नील को लेकर नीचे चला जाता है। सब अभी डिनर कर रहे थे कि तभी निहाल भी वहां पर आ जाता है। तो निहाल को देखकर अभी शुभ ने कहा कि आइए आइए जीजू, आपकी ही कमी थी, आप तो इस घर के जमाई क्या बने, आपने तो इस घर में आना ही छोड़ दिया, ये तो बहुत गलत बात है जीजू। तो शुभ की बात अभी निहाल के दिल को चीर रही थी। तो निहाल ने भी मन ही मन खुद से कहा कि सालो मैं तो यहीं पर रहना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, तुम ही मेरी नव्या को मेरे साथ भेज नहीं रहे हो, क्या करूँ मैं। तो दादी ने भी कहा कि हाँ निहाल आ जाओ डिनर कर लो। तो निहाल ने भी पहले नव्या को देखा जो भी खाना खाने में बिजी थी। तो निहाल ने कहा कि जितनी तड़प इधर है अगर उधर भी होती ना तो शायद हमारी सुहागरात कब की हो जाती, लेकिन नहीं, मैडम तो खाना खाने में इतनी ज्यादा बिजी है कि पति बेशक भूखा घूमता रहे। निहाल ने भी फिर दादी की तरफ देखकर कहा कि नहीं दादी किसी काम से आया हूँ। तो नील अभी बोलता है कि हाँ हाँ बता किस काम से आया है तू। तो निहाल ने अभी एक वेडिंग कार्ड नील को पकड़ाते हुए कहा कि ले तेरे जले पर नमक छिड़कने के लिए आया हूँ, ये है अवनी और शैंकी की शादी का कार्ड, आने वाले कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी है तो तू जरूर आ जाइयो, समझा, क्योंकि तुझे और मुझे मिलकर ही डोली वाली कार को धक्का भी तो देना है ना। चलो रे डोली उठाओ, कहारो पिया मिलन की रात आई है, तुझे भी तो ये गाना गाना है ना, इसीलिए तू जरूर टाइम पर आ जाइयो। तो निहाल की बात सुनकर अभी नील थोड़ा सा उदास हो गया था और थोड़ा गुस्सा भी आ गया था। तो शुभ ने टेबल बजाते हुए गाना गुनगुनाया, मोहब्बत का गम है मिले जितना कम है, ये तो जमाना नहीं जान पाएगा। दिशा ने भी शुभ के लय में लय मिलाकर गाया कि मेरा जो सनम है बड़ा बेरहम है, देखे वो आंसू मुझे मुस्कुराएगा। तो सौम्या ने भी अपना कंधा नील के कंधे पर मारकर गाया कि दिल
को ऐसे दिल पर भी नाश होता है। तो सौम्या ने भी नील को कंधा मारकर गाना गुनगुनाया तो नील के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई थी। तो नील ने भी अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए थे और फिर गाना गुनगुनाया, किसको सुनाऊं हाल दिल ये बेकरार है, बुझता हुआ चिराग हूँ मैं अपने मंजर का, ये आकाश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं हूँ। इस धूम से उठा था जनाजा बहार का। तो नील ने अभी नव्या को देखकर कहा कि हाँ, तू क्यों रुकी है, तू भी गा ले ना गाना, तू भी चढ़ा ले मुझे थोड़ा सा। तो भी दादी जी और दादाजी जो डाइनिंग टेबल के पास आते हैं और गाना गुनगुनाने लगते हैं कि मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती और ये नसीब जगमगाते तो कुछ और ही बात होती। तो सब के सब अभी दादाजी को देखने लगते हैं और दादी जी भी मुस्कुरा देती हैं। तो दादाजी ने भी अभी दादाजी की बात सुनकर गाना गुनगुनाया, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तो नील ने भी फिर से नव्या को देखा और बोला कि तू रह गई है, तू भी गा ले यार, बस मुझसे सहा नहीं जाता। तो नव्या ने मुस्कुरा कर कहा कि भाई आप इतना ज़्यादा कह रहे हो तो गा ही देती हूँ। नव्या ने भी गाया कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तो नील ने भी फिर रुद्र और किट्टू को देखकर कहा कि हाँ, तो मेरे लंबोदर और तुम दोनों भी गा लो ना, क्यों तुम दोनों मेरे लिए कोई गाना नहीं गाओगे क्या। तो रुद्र ने गाना गाया और किट्टू ने टेबल बजाया, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या फिर ना कर यारा, ओ यारा ओ यारा, ये बोले जाऊंगी कि एक तारा ओ। नील अभी अपनी चेयर से उठा और रुद्र की बलाइयां लेकर बोला कि तू मेरा भाई है, एक तू ही है जो मेरे दिल की बात समझ सकता है, तेरे होते हुए अवनी की शादी किसी और से नहीं हो सकती ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तू हो और शादी किसी और से हो जाए। तो नील ने भी अभी खुशी में गाना गुनगुनाया कि क्या बोले तेरा एक तारा, क्या बोले, सब एक साथ अभी टेबल पर जाने लगते हैं। तो नील ने भी रुद्र के कंधे पर हाथ मार कर गाना गुनगुनाया कि क्या बोले तेरा एक तारा, क्या बोले मुझे क्या लेना है जोगी जोगी, मेरी शादी मर्जी से होगी। काफी देर तक अभी डाइनिंग टेबल पर मस्ती चलती रहती है। तो अवनी की शादी के कार्ड से अभी नील को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि नील जानता था कि अवनी उसकी ही है और उसकी ही रहेगी। अवनी चाहे कुछ भी बोल ले, शादी तो नील अवनी से ही करेगा। तभी थोड़ी देर के बाद अभी सब डिनर कर चुके थे और सिटिंग एरिया में आकर आइसक्रीम खा रहे थे। तो निहाल अभी बात तो दादी से कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान तो अभी सीधा नव्या पर ही था, जो बड़े ही प्यार से बैठकर अभी आइसक्रीम खा रही थी। निहाल को वो दिन फिर से याद आ गया जब उसने नशे में नव्या को आइसक्रीम खिलाई थी और उसके होंठों पे लगी हुई आइसक्रीम खुद खा ली थी। तो निहाल ने भी अपना फ़ोन निकाला और नव्या को मैसेज किया कि नव्या, मुझे भी आइसक्रीम खानी है जो तुम्हारे होंठों पर लगी है, जैसे उस दिन नशे में तुमने मुझे आइसक्रीम खिलाई थी। तो नव्या ने ये मैसेज पढ़ा तो उसकी आंखें अभी फट गई थी और हैरानी से वो उसे देखने लगती है। तो नव्या ने जल्दी से रिप्लाई किया कि ये क्या कह रहे हैं आप निहाल जी, यहाँ पर सब है, पॉसिबल कैसे है ये सब, मैं नहीं खिलाने वाली आपको आइसक्रीम, ये पॉसिबल नहीं है। तो निहाल ने भी फिर से मैसेज किया कि वो सब मुझे कुछ भी नहीं पता है नव्या, और मुझे ना अभी तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, कुछ भी करके टाइम तो मुझे। तो नव्या अभी मैं और वेट नहीं कर सकता, प्लीज़ मेरी हालत को समझो नव्या। तो निहाल का मैसेज पढ़कर अभी नव्या को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगती है और उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। किट्टू ने अभी नव्या की टेंशन नोटिस कर ली थी, तो किट्टू ने अभी आंखों ही आंखों में नव्या से पूछा और फिर नव्या ने वो सारे मैसेज किट्टू को सेंड कर दिए। किट्टू के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी उन मैसेजों को पढ़कर। उसने आंखों ही आंखों में कहा कि ठीक है, मैं कुछ करती हूँ नव्या, तुम परेशान मत हो। तो किट्टू अभी जल्दी से एक ट्रे लेकर वहां पर आई जिसमें पानी के 3 से 4 गिलास रखे हुए थे। दिशा जो अभी निहाल के बराबर में ही बैठी हुई थी, दिशा भी अभी समझ चुकी थी कि इसीलिए उसने किट्टू के समझने का कोई भी वेट नहीं किया और सामने अपना पैर अड़ा दिया। तो किट्टू एकदम से लड़खड़ा गई और फिर किट्टू के सारे गिलास निहाल के ऊपर जाकर गिर जाते हैं। तो निहाल जो झटके से उठ गया और बोला कि थैंक यू भाभी, मतलब इट्स ओके भाभी, कोई बात नहीं, गलती हो गई आपसे। तो निहाल जो अपनी टी शर्ट को झाड़ता हुआ
हुआ कमरे में चला गया तो किट्टू ने अभी दादी के पैर पर हल्का सा पैर मारा और फिर आंखों ही आंखों में कहा कि नव्या को भी भेज दीजिए आप। तो दादी ने बोला कि नव्या जा निहाल की मदद कर दे चेंज करने में, उसे कोई टी शर्ट दे दे रुद्र की। तो नील जो अभी अपने फोन में कुछ कर रहा था उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। नील ने जानबूझकर छेड़ते हुए कहा कि वाह बच्चा वाह, क्या दिमाग चलाया है तुमने, जिसे नव्या टी शर्ट देने चली जाए, है ना। मानना पड़ेगा कि रुद्र की वाइफ सच में बहुत इंटेलिजेंट है, वो खुद ही पहन लेता। तो दादी बोली कि तुझे सलाह नहीं मांगी गई है ना, तो तू चुप रह। नव्या जा बेटा उसकी मदद कर दे। तो नव्या भी उठकर वहां से चली जाती है। तो नव्या के जाते ही अभी नील के चेहरे पर भी मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ जाती है। तो नील ने भी फोन में देखते हुए कहा कि ये जो तुम फैमिली का इशारा चल रहा है ना, मैं सब कुछ समझता हूँ, इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं। और हाँ, इतना बोलकर नील अभी जोर जोर से हंसने लगता है। तो रुद्र और शुभ भी समझ गए थे कि ये सब कुछ जानबूझकर किट्टू ने किया है, वो भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो दादी ने भी नील का कान पकड़ा और उसे मरोड़ते हुए कहा कि अब अवनी इस घर में आ जाएगी ना, और मैं तुझे अवनी के पास नहीं जाने दूंगी, तब तुझे नव्या और निहाल के दिल की हालत समझ में आ जाएगी। समझा, तू बहुत ज्यादा होशियार बन रहा है ना। नील बोलता है आई दादी दर्द हो रहा है, वैसे दादी आपसे ना मैं रुक जाऊंगा। तो नील अभी दादी को छेड़ते हुए बोलता है कि दूसरी तरफ अभी नव्या जो जैसे ही निहाल के कमरे में गेट खोलती है तो निहाल ने उसे झटके से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और दीवार से लगा लिया और बिना ही वार्निंग दिए उसे किस करने लगा। तो निहाल जो नव्या को ऐसे किस कर रहा था जैसे उसे अभी ही खा जाएगा। तो निहाल ने भी नव्या का जितना वेट किया था ऐसा लग रहा था जैसे उसे अब इंतजार बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी तरह से वो उसे लगातार डीप किस करने लगता है। करीब 5 मिनट के बाद नव्या ने कहा कि निहाल जी बस कीजिए ना, मैं कहीं भाग थोड़ी ना जाऊंगी, अब तो मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके साथ ही रहूंगी। तो निहाल ने भी अपनी पकड़ नव्या पर मजबूत करते हुए कहा कि भागी तो जा रही हो ना, तुम्हें मेरे दिल की परवाह कहाँ है मेरी जान। मैं दिन रात सोचता हूँ कि कब तुम हमेशा के लिए मेरे घर आओगी, मेरे करीब रहोगी, और एक तुम हो जो सुबह से लेकर शाम तक एक फोन भी नहीं करती हो मुझे। कैसी पत्नी हो यार तुम। नव्या इस वक्त अभी निहाल की आंखों में अपनी लिए बहुत सारा प्यार महसूस कर पा रही थी और बहुत ज़्यादा तड़प देख रही थी। नव्या भी समझ रही थी कि निहाल उसके लिए कितना ज़्यादा बेचैन रहता है, लेकिन नव्या भी अभी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि सभी घर वालों ने जो बोल रखा था कि रिसेप्शन तो घर वालों की ही मर्जी से ही होगा। तो नव्या तो अभी इस बात पर ही खुश हो रही थी कि उनका रिश्ता घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया था। नव्या से इससे बड़ी खुशी कोई नहीं थी, उससे आगे तो नव्या ने अभी सोचा ही नहीं था कभी। तो निहाल ने भी फिर से नव्या को बालों से पकड़ा और उसे किस करने लगा। तो निहाल भी धीरे धीरे करके नव्या की गर्दन पर आ गया था और उसे वहां भी किस करने लगता है। तो नव्या की अभी सिसकियां निकल रही थी। नव्या अपने आप को कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन निहाल के टच में कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बहक जाती थी। और करीब 10 मिनट के बाद खुद को कंट्रोल करके नव्या बोलती है कि निहाल जी अब सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हम कितनी देर से इस कमरे में हैं, प्लीज़ चलिए ना, अब यहाँ से हम चलते हैं। तो निहाल रुक गया और लेकिन उसने नव्या को खुद से दूर नहीं किया। तो निहाल ने भी अपना माथा नव्या के माथे पर लगाकर कहा कि नव्या मैं सच कह रहा हूँ, अगर इन्होंने जल्दी से मेरा रिसेप्शन नहीं किया ना तो मैं सच में तुम्हें यहाँ से उठाकर लेकर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता हूँ। तभी कमरे के बाहर से अभी दादी की आवाज़ आई कि उठाकर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द तेरा और इसका रिसेप्शन करके इजाज़त के साथ इज्जत के साथ तुझे इसके साथ भेज दूंगी। अब बाहर आ जा जल्दी से, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, समझे। तो निहाल ने भी चिढ़ते हुए कहा कि दादी मैं नहीं आ रहा, मुझे ना मेरी बीवी के साथ अकेला छोड़ दो थोड़ी देर। तो निहाल और दादी की अभी बहुत ज़्यादा कन्वेंशन सुनकर नव्या के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई थी और उसने अपना सर निहाल के सीने पर रख लिया और उसे कस कर पकड़ लिया। तो दादी बोलती हैं कि ओहो आजा बाहर, नील और रुद्र को तेरे साथ कुछ डिस्कशन करना है, प्लीज़ जल्दी बाहर आ जा। तो निहाल बोलता है कि मुझे उन सालों के साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, साले कहीं के मेरी बीवी को मेरे साथ भेजते ही नहीं है, बस जब देखो बस मेरी ही टांग खींचते रहते हैं। और वो शुभ का बच्चा अंगूठी लेकर घूम रहा है दिशा के लिए, सबको अपनी अपनी पड़ी है, मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, मैं क्यों सोचूं इनके बारे में। दादी बोली कि अब ज्यादा जमाई बनकर मत दिखा, समझा, भेज देंगे तेरी नव्या को तेरे साथ, अब आजा बाहर जल्दी से। निहाल पैर पटकते हुए बाहर चला जाता है और दादी को घूर कर देखते
करते हुए बोलता है कि सच बता रहा हूँ दादी, अगर आपने नव्या को मेरे साथ नहीं भेजा ना तो मैं सच में आप सबकी बिना परमिशन के ही वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊंगा इसको लेकर। फिर देखता हूँ कि आप पोता पहले खिलाती हो या फिर नाती। दादी भी मुस्कुराकर बोलती हैं कि अच्छा ऊपर छत पर नील और रुद्र और शुभ तेरा इंतजार कर रहे हैं, जाकर बात कर ले। निहाल अभी गुस्से में वहां से चला जाता है। तो निहाल अभी ऊपर गया तो नील को काफी ज्यादा हंसी आ गई थी। तो नील के हाथ में अभी बियर की बोतल थी। उसने निहाल को पास करते हुए कहा कि क्या बात है, तूने टी शर्ट तो चेंज ही नहीं की, तू तो वही पहन के आ गया यार। तो निहाल चिढ़ते हुए भी नील के पीछे भागने लगता है कि साले तू मेरे हाथ से बचेगा नहीं, तू बहुत ज़्यादा चिढ़ाता है मुझे। तो नील अभी छत पर इधर उधर भाग रहा था और निहाल उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। रुद्र और शुभ दोनों के हाथों में अभी बियर की बोतल थी। वो उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे। करीब 10 मिनट के बाद चारों एक साथ बैठे हुए थे। तो रुद्र ने अभी बियर की सिप लेकर कहा कि आज मुझे वीरू ने सोमनाथ के बारे में कुछ ऐसा बताया है जो कि यकीन करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। नील बोलता है कि तू बता ना कि क्या बात है, क्या बताया है वीरू ने तुझे। तो रुद्र ने भी चंडाल के बारे में सारी बातें तीनों को बता दी थी। तीनों रुद्र की बात सुनकर हैरान थे। नील बोलता है कि अपने और आदमी लगा देते हैं सोमनाथ के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, शायद और भी कुछ पता चल जाए। इधर प्रताप इंडस्ट्री में इस वक्त रुद्र जो अपने कैबिन में बैठा हुआ था, शुभ, निहाल और नील कॉन्फ्रेंस रूम में तीनों ही कुछ नहीं कर रहे थे, बस एक दूसरे की बैंड बजा रहे थे। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खुला और फिर नरेन अंदर आया। तो नरेन ने जब नील को घूर कर देखा और थोड़ा एटीट्यूड के साथ पूछा कि मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह का कैबिन कहाँ पर है। शुभ ने थोड़ा मजाक करते हुए कहा कि मैं ही रुद्र प्रताप सिंह हूँ, कहिए क्या काम है आपको। तो नरेन ने थोड़ा गुस्से में अभी शुभ को घूर कर देखा और बोला कि मजाक अपनी हम उम्र के साथ कहते हैं बेटा, बड़ों के साथ नहीं करते हैं। मुझे बताओ कि रुद्र प्रताप सिंह का कैबिन कहाँ पर है। तो निहाल जो अपनी चेयर पर उठ गया और नरेन के पास जाकर बोला कि अरे अंकल, आप तो बुरा मान गए। तो नील, अभी निहाल, शुभ तीनों ही काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। तो नरेन ने अभी अपना गुस्सा कंट्रोल किया और फिर से पूछा कि मैं जो पूछ रहा हूँ वो मुझे बता दो, वरना बच्चों तुम तीनों बहुत ज्यादा पछताओगे। तो शुभ ने अभी थोड़ा सा एक्टिंग करते हुए कहा कि ओए ओए, अंकल की बात से तो मैं तो बहुत ज्यादा डर गया भाई, अंकल जी ने तो मुझे छोटे से बच्चे को काफी ज्यादा डरा दिया है। तो तीनों अभी फिर से हंसने लगते हैं। तो निहाल ने कहा कि क्या बात है अंकल, अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए हो क्या? रुद्र से ही मिलना चाहते हैं आप? हमारा शुभ अभी कुंवारा है, चाहो तो हम शुभ की शादी आपकी बेटी के साथ करा देंगे। तो शुभ ने अभी हंसते हुए कहा कि जमाई साहब, मैं अपनी पिकाचू से प्यार करता हूँ, उसके अलावा किसी से भी शादी नहीं करूँगा। मेरा रिश्ता बिल्कुल मत पक्का करना, खामखा किसी भी लड़के को मेरे पल्ले मत बांधो प्लीज। इनकी बेटी इनके जैसे गुस्से वाली ही होगी, मेरी उसकी तो रोज ही WWF होगी। तभी तीनों फिर से हंसने लगते हैं। अब नरेन का गुस्सा जवाब दे गया था। नरेन ने एक वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और ग्रे कलर की पैंट। तो नरेन ने भी अपने बाजुओं को फोल्ड करते हुए कहा कि आखिरी बार पूछ रहा हूँ बच्चों, बता दो कि रुद्र प्रताप सिंह का कैबिन कहाँ पर है, वरना सच में बहुत ज्यादा पछताओगे तुम तीनों। तो नील को अब महसूस हो गया था कि उन तीनों ने नरेन के साथ कुछ ज्यादा ही मजाक कर लिया था। तो नील खड़ा होकर बोलता है कि बाहर जाकर राइट जाइए, फोर्थ कैबिन रुद्र का ही है। तो नरेन ने अभी तीनों को गुस्से से देखा और फिर पलट कर वहां से जाने लगा। तो नरेन अभी 2 कदम आगे चला था कि उसे उसका जूता का लेस उसके पैरों के नीचे आ गया और वो एकदम से लड़खड़ा गया। तो नरेन को लगा कि इन तीनों में से ही किसी ने शरारत की होगी। तो अब नरेन का गुस्सा जवाब दे गया था। नरेन ने पलटते ही निहाल के मुंह पर एक पंच मार दिया। तो पंच लगते ही अभी निहाल का चेहरा एक साइड हो गया था और वो जाकर जमीन पर गिर जाता है। तो निहाल को भी अभी महसूस हुआ कि पंच सच में बहुत ही ज्यादा जोरदार था। नरेन गुस्से में पॉइंट करके बोला कि कहा था ना कि पछताओगे। नील और शुभ अपनी जगह से खड़े हो गए और शुभ ने गुस्से में कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी जमाई साहब पर हाथ उठाने की। शुभ अभी आगे जाता उससे पहले ही नील अपनी चेयर से खड़ा होकर नरेन को पंच
मारने लगता है। तो नरेन ने भी उसका हाथ वहीं पर पकड़ दिया था। तो नरेन ने भी जिस मजबूती के साथ नील का हाथ पकड़ा था, तो नील को ये तो समझ में आ गया था कि ये शायद वही आदमी है जो उससे पिछले कई दिनों से टकरा रहा है। तो नील जो अपने ख्यालों में ही था, नरेन की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, लगता है कि 3 पंच खाकर भी तुम्हें अकल नहीं आई है, तुम्हें और ज़्यादा पीटना पड़ेगा। इतना कहकर नरेन ने भी नील को एक पंच और मार दिया और नील भी जमीन पर जाकर गिर जाता है निहाल के बगल में। शुभ को गुस्सा आ गया था और उसने भी अपनी जगह से खड़े होकर नरेन को मारना चाहा। तो नरेन ने उसका हाथ भी पकड़ लिया और खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। तीनों ही अभी कॉन्फ्रेंस रूम के फर्श पर पड़े हुए थे अधमरा हालत में। शुभ ने भी नील को देखा तो नील बोला कि ये वही आदमी है यार। तो शुभ ने अपना गाल रगड़ते हुए कहा कि कौन, मेरा ससुर? तो नील ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तभी तीनों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और तीनों ही शॉक्ड में थे। तो तीनों की बेइज्जती अभी साथ में हो रही थी। इधर दूसरी तरफ किट्टू आज रुद्र के लिए लंच लेकर आई थी ऑफिस में। तो किट्टू ने भी जैसे ही रुद्र के कैबिन का गेट खोला तो रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। तो रुद्र ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर किट्टू को अपने पास आने का इशारा किया। तो किट्टू ने भी रुद्र का हाथ थाम लिया था और धीरे धीरे करके आकर उसकी थाई पर बैठ गई थी। तो रुद्र ने भी किट्टू को अपनी बाहों में भरकर कहा कि क्या बात है खरगोश, आज तुम खुद लंच लेकर आई हो, मेरे लिए कॉलेज नहीं गई क्या? तो किट्टू ने भी बड़ी ही मासूमियत के साथ अपनी गर्दन ना में हिला दी और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। क्या नरेन मुलाकात करेगा रुद्र के साथ या फिर आने वाला है इस कहानी में नया ट्विस्ट? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको नरेन की एंट्री? कमेंट में ज़रूर बताना।